रोजगार की बात करेंगे हम, तो रोजगार नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोजगार के साधन होते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात अच्छी है। और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार अधिक होने के कारण वहाँ पर लोग क्या करेंगे? प्रवास करेंगे। और प्रवास से क्या होगा? जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। और जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, उनकी धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग रह रहे हैं और वो ग्रामीण स्तर के लोग नगरीय प्रवेश कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार का निर्माण करवाया जाए ताकि नगरीय क्षेत्रों पर दबाव ज़्यादा न बढ़े। तो इस प्रकार के हम कदम उठा सकते हैं। आगे परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है, इसको सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें अपने परिवार के और विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो भरण पोषण की बात करें, जो संसाधनों की बात करें, उनकी जो आपूर्ति हो रही है, आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो क्या हम उतनी ही आय प्राप्त कर रहे हैं जितनी हमारी पूर्ति हो रही है। देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि हमें एक सीमित मात्रा में परिवार को रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, व्यक्ति अशिक्षित होता है और अशिक्षित शिक्षा के कारण क्या है, व्यक्ति परिवार को बढ़ावा देने लगता है। परिवार को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो फिर क्या है, संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगेगी। संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगेगी तो जो परिवार का मुखिया है, उस मुखिया पर धीरे धीरे क्या होगा? दबाव बढ़ने लगेगा। और दबाव बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होगा कि एक ऐसी परिस्थिति होगी जिससे क्या है, जो बहुमंजिला इमारत है वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगेगी? एक झोपड़ी के रूप में परिवर्तित होने लगेगी। तो हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को संचालित रूप से चला सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं, जो कानून व्यवस्था है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और उसका सही संचालन किया जाए, ताकि जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें हमें स्पष्ट हो रही हैं, उनका हम शीघ्र ही निराकरण कर सकते हैं, उसको हम सुचारू रूप से टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने कच्ची बस्तियों या गंदी बस्तियों की समस्या से संबंधित कुछ उपाय देखे हैं। ठीक है, अब हम एक प्रमुख जो विश्व में प्रसिद्ध कच्ची बस्ती मानी जाती है वो है धारावी बस्ती, और वो मुंबई के अंतर्गत है। उसका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। वहाँ का जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर किस प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार के वहाँ के हालात हैं, स्थिति क्या है, व्यापारिक दृष्टि से क्या महत्व है, आधारभूत सुविधाओं की बात करेंगे तो वो कैसा है, परिवहन की बात करेंगे तो वो कैसा है। तो मुंबई की जो धारावी बस्ती है, धारावी बस्ती, इसका विस्तृत रूप से एक अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यों का उल्लेख दिया गया है। अब देखिए, ये जो धारावी बस्ती है, ये धारावी बस्ती एशिया की विशालतम बस्ती मानी जाती है, जो गंदी बस्तियों में सम्मिलित है। और ये मुंबई के एक केंद्रीय भाग में स्थित है। और यहाँ के जनजीवन की बात करेंगे तो वो घोर नरकीय जीवन पाया जाता है।
यहाँ का जनजीवन बड़ा ही दुखदायी है, नरकीय है। इसी के कारण हम यहाँ का अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो नरकीय जीवन है ये कैसे सामने आया है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कब हुई, इस प्रकार से कुछ तथ्यों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना से संबंधित। इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी इसकी स्थापना से संबंधित 18वीं शताब्दी के अंतर्गत एक द्वीप था। उन द्वीपों पर कुछ लोग निवास करते थे और वहीं से इसका आधार क्या हो गया, धीरे धीरे शुरू हो गया। 70 वर्ष की बात करेंगे। 70 वर्षों तक गुजरात क्षेत्र के जो कुम्हार हैं, ये कुम्हार यहाँ पर निवास करते गए और इन्हीं कुम्हारों ने क्या किया है, इस बस्ती को धीरे धीरे विकसित किया और इसको बढ़ाया है। 70 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। 18वीं शताब्दी में तो ये तो स्थापित हो गई थी, लेकिन इसको आज जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस स्वरूप में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, वो है गुजरात के कुम्हारों का, जो 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर निवास करते थे और उन्होंने इसको क्या किया है, बसाया है। ठीक है। अब देखते हैं कि धारावी बस्ती के अंतर्गत उसकी स्थिति की बात करेंगे, अवस्थिति की, और विस्तार की बात करेंगे, कितना पाया जाता है, ये बात करेंगे। अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति की बात करेंगे तो मुंबई में एक बीच है, जुहू बीच। वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर देखा जाए, मुंबई बीच से 12 किलोमीटर की दूरी पर देखा जाए तो वहां पर एक आपको रेल तंत्र स्पष्ट होगा, उपनगरीय रेल मार्ग। इस रेल मार्ग के आसपास के क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। जुहू बीच से कितना है, 12 किलोमीटर दूर है। उपनगरीय जो रेल मार्ग है, यहीं पर इनका निवास स्थान पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 557 एकड़ भूमि पर स्थित है। क्षेत्रफल के विस्तार की बात करेंगे और यहाँ पर जो बस्तियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो आज विशाल बस्ती के रूप में क्रिएट हो गई हैं, तो छोटी छोटी बस्तियों की बात करेंगे तो छोटी छोटी बस्तियां कितनी हैं, यहाँ पर 12 बस्तियां पाई गई। तो मुंबई के अंतर्गत जुहू बीच से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो वहाँ पर रेल नेटवर्क है और वहीं पर इनका निवास स्थान दिखाई देता है। 557 एकड़ भूमि में ये फैली हुई है। छोटी छोटी बस्तियां, जो 12 बस्तियां हैं, वो मिलकर एक धारावी बड़ी बस्ती का निर्माण करती हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या की बात करेंगे तो इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख के आसपास से पाई जाती है। 2011 के अकॉर्डिंग इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी पाई जाती है, 6 लाख के आसपास जनसंख्या पाई जाती है। और 6 लाख जनसंख्या निवास करती हैं। तो हम एक परिवार की बात करेंगे तो परिवार के अंतर्गत लगभग कितने 15 व्यक्ति होते हैं जो एक ही कमरे में निवास करते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति रह रहे हैं
60 वर्ष की बात करें हम तो 60 वर्ष तक 60% जितने भी लोग हैं, 60% लोगों की बात करें तो वो 60% लोग यहाँ पर पिछले 60 वर्षों से रह रहे हैं। पिछले 60 वर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% लोग निवास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य धारावी बस्ती में अगर 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो उसका जो 60% हम मानकर चलें, मान लो उसमें से 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछले कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ये जनसंख्या देख ली हमने। फिर हम देखेंगे अब इसके परिवहन के बारे में कि यहाँ का जो परिवहन है वो कैसा पाया जाता है। परिवहन की बात करेंगे यहाँ के परिवहन की बात करें तो यहाँ ये जो गंदी बस्ती है इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 90 फुट रोड बनाई गई थी। 90 फुट रोड बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया ये रोड धीरे धीरे क्या होती चली गई, छोटी होती चली गई, बिल्कुल छोटी हो गई है। अब वर्तमान में यहाँ पर सड़कों की बात करेंगे तो ये जो 90 फुट रोड है ये अब 90 फुट रोड नहीं रही है। धीरे धीरे ये 6 से 7 या 8 फीट तक रह चुकी है, क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या है ज़्यादा निवास करने लगे तो भूमि की आवश्यकता पड़ी तो धीरे धीरे इन सड़कों के सहारे रहना शुरू कर लिया। फिर धीरे धीरे आगे और बढ़ गए तो इस प्रकार से इस सड़क की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती चली गई, कम होती हुई चली गई। अन्य सड़कों की बात करें तो इतना दुखदायी सिस्टम है कि 2 व्यक्ति आपस में क्रॉस करते हैं तब भी क्या होती है, एक परेशानी स्पष्ट होती है। कहने का मतलब यहाँ पर बसों की बात करेंगे हम, बस की बात की जाती है तो इस बस्ती के चारों ओर बस चलती हैं, न कि इसके आंतरिक भाग में चलती है। और यहाँ तक ऑटो रिक्शा की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही क्या पाई जाती है, संकरी पाई जाती है। संकरी होने के कारण उसको परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। ये कुछ तथ्य हमने देखे। फिर हम देखेंगे अब भवन की बात करेंगे। भवन या आवास की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत अब देखिए शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, इस बस्ती के आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुमंजिला इमारत पाई जाती है और यहाँ भी इस प्रकार से 1 मंजिल या 2 मंजिल के मकान मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो मकान होते हैं ये बड़ी ही जर्जर अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए, दूसरी मंजिल पर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लोहे की होती हैं और वो लोहे की जंग लगी हुई सीढ़ियाँ स्पष्ट होती हैं, ठीक है। और ये जो मकान बने होते हैं ये क्या है, स्थायी थोड़ी ना। ये मकान जो 2-3 मंजिला है ये अस्थायी रूप से बने हुए होते हैं और एक व्यक्ति एक कमरे में लगभग 10 से 15 व्यक्ति निवास करते हैं। और ये नहीं कि जितने भी भवन और आवास बने हुए हैं सबका जो टॉप लेवल है या ऊंचाई की बात करेंगे वो एक समान है, ये कतई नहीं होता है। इनमें जो ऊंचाई की बात करेंगे वो ऊंचाई क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है। कुछ झोपड़ियों के रूप में होते हैं, कुछ 1 मंजिला, कुछ 3 मंजिला, इस प्रकार से स्पष्ट होता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं उसकी बात करेंगे।
आधारभूत सुविधाएं। अब देखिए आधारभूत सुविधाओं में एक तो हवा चाहिए हमें, वायु, दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो आवश्यक है। तो हवा और जल की बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे, वायु की बात करेंगे, तो यहाँ इनकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं पाई जाती। और यहाँ जो बात करेंगे इनकी स्वच्छता की बात करेंगे तो स्वच्छता की दृष्टि से बहुत ही यहाँ पर हीनता स्पष्ट होती है। और यहाँ के जो शौचालय की बात करेंगे तो एक शौचालय पर लगभग 1500 व्यक्ति डिपेंड रहते हैं। तो स्वाभाविक है जो स्वच्छता है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं होती है। जल के निराकरण हेतु ये क्या है, गड्ढे का निर्माण होता है और यहाँ पर क्या है, जल स्टोर हो जाता है। और इसी जल के कारण क्या है, बहुत सारी क्या है, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और उत्पन्न होने के कारण क्या है, फिर ये धीरे धीरे क्या है, एक नरकीय जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखेंगे इसका जो व्यवसाय और रोजगार है, वो व्यवसाय और रोजगार इस बस्ती के अंतर्गत किस प्रकार से स्पष्ट होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। व्यवसाय और रोजगार, व्यवसाय और रोजगार की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिट्टी से संबंधित जो बर्तन है वो कार्य यहाँ पर सर्वाधिक दिखाई देता है। यहाँ पर ईंट के जो भट्टे होते हैं वो भट्टे भी नज़र आते हैं। तो व्यवसाय में ये क्या कर रहे हैं, ये एक मजदूरी है, द्वितीय वर्ग में सम्मिलित है, क्योंकि ये उद्योग छोटे छोटे उद्योग मान सकते हो। जैसे हम कुटीर उद्योग की बात करेंगे, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ईंट के भट्टों की बात करेंगे, लघु उद्योग की बात कर सकते हैं। तो औद्योगिक कार्यों में संपन्न होते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पुनः चक्रण की बात करेंगे तो वस्तु का जो पुनः चक्रण है वो सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पर छोटे से छोटे प्लास्टिक से लेकर कंप्यूटर तक, कंप्यूटर का जो बोर्ड होता है वहाँ तक क्या है, सभी वस्तुओं को पुनः चक्रित किया जाता है, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। और हम एक अध्ययन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर 23% कचरे का पुनः चक्रण किया जाता है। और द्रावी बस्ती का देखेंगे हम तो 80% जो कचरा होता है उसका रूपांतरण किया जाता है, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। और जब रूप परिवर्तित करेंगे, औद्योगिक कार्य संपन्न करेंगे तो क्या होगा, औद्योगिक कार्य संपन्न करेंगे, जहरीला धुआं निकलेगा। और जहरीला धुआं निकलेगा जो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसी के अंतर्गत द्रावी बस्ती के अंतर्गत देखेंगे जो मर्तिका की बात की गई या मिट्टी की बात करेंगे, इससे बने हुए सेरेमिक, जो सामान होता है उस सामान का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। मिट्टी के जितने भी बने हुए सामान होते हैं उनका व्यापार किया जाता है। जैसे हम बात करें इसके अलावा भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे कसीदाकारी, सेरेमिक्स, कसीदाकारी, जरी का काम भी करते हैं, मतलब जो कढ़ाई की बात करेंगे, कपड़ों पर जो कढ़ाई होती है उसका कार्य करते हैं, साथ साथ में फर्नीचर का कार्य करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मजदूरी
वाले जितने भी कार्य हैं, हाथ से जितने भी कार्य किए जाते हैं, बुनकरों के रूप में जितने भी कार्य किए जाते हैं, उनका महत्व यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। और इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जो स्वरोजगार है, अपने स्वयं का जो रोजगार है, वो स्पष्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये नहीं कि हम दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। जो आत्मनिर्भरता है वो यहाँ पर क्या हो रही है, स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ का व्यापार स्पष्ट हो रहा है, रोजगार स्पष्ट हो रहा है। अब व्यापार में कुछ अन्य तथ्य हैं, उन तथ्यों की हम बात करेंगे कि इनका व्यापार किस प्रकार से स्पष्ट होता है। व्यापार, अब ये जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं इन्होंने, ये वस्तुएं क्या है, अन्य देशों में क्या कर दी जाती है, निर्यात कर दी जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ भी धारावी बस्ती से बना हुआ सामान जाता है, और अरब के जो देश हैं वहाँ भी जाता है, यूरोपीय देशों में भी जाता है। एक अध्ययन के अनुसार ये बताया गया है कि धारावी बस्ती में जो सामान बनता है वो एक वर्ष में दूसरे देशों में जो निर्यात होता है उसकी आय की दृष्टि से देखें तो 650 बिलियन डॉलर, 650 बिलियन डॉलर का व्यापार किया जाता है एक वर्ष के अंतर्गत। मिलियन है, सॉरी बिलियन नहीं है, मिलियन है। मिलियन में होता है 10 लाख। तो 650 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष आय प्राप्त करता है धारावी बस्ती। किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। जितने भी वो उपकरण बनाता है, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, या कोई कसीदा कारी कर रहा है, या कोई फर्नीचर से संबंधित कोई सामान बना रहा है, तो वो निर्यात कर देता है। और निर्यात करने के बाद में उसको आय जो प्राप्त होती है, वो कितनी आय प्राप्त हो रही है, 650 मिलियन डॉलर। फिर हम यहाँ के जनजीवन की बात करेंगे। तो जनजीवन आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण कैसा है, बिल्कुल अस्वच्छ वातावरण पाया जाता है। और यहाँ पर इस अस्वच्छ वातावरण के कारण कुछ ऐसी डिप्थेरिया जैसे दम घोटू जिसको बोलते हैं, वो बीमारियाँ, और डेंगू की, हैजा की, पीलिया की, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं सबसे ज़्यादा कहाँ स्पष्ट हो रही है, धारावी बस्ती में हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ का जो जीवन है वो कैसा है, बिल्कुल घोर नरकीय जीवन स्पष्ट होता है। और इस बस्ती को सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बसाने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति है मुकेश मेहता, उन्होंने योगदान भी दिया था कि 2 बिलियन डॉलर मैं यहाँ पर खर्च कर सकता हूँ। और उसके कारण क्या है, इस धारावी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि इनका जो जनजीवन है धीरे धीरे क्या हो जाए, सुधर जाए। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करेंगे मानव व्यवसाय के बारे में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।